संडे टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है हमारे और आपके, हमारे नहीं, हमारे ठीक नहीं रहेगा, आपके गुरुदेव के बारे में। क्योंकि इस चैनल पे मैक्सिमम लोग हैं जो आरटीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो आज एक एआरटीओ साहब का डिस्कशन हम करने वाले हैं। भाई जितना आप सोच सकते हो ना, ये कहीं आपसे ज्यादा है। और जब मैं आज इनकी कहानी पढ़ा तो मुझे लगा यार मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं जितना खुद को मानता हूं। भाई साहब किस एज में नौकरी पाते हैं, कितनी सर्विस होती है और करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं है, मतलब एक पूरी जहनीत है ना। तैयारी करने वाले 100% तो नहीं पर 95 से ऊपर जो होते हैं उनके माइंड में तो यही होता है, चाहे वो माने या ना माने, कि इस एग्जाम की तैयारी करना है। वो पहले से प्लान भी कर लेते हैं कि इस वाली की तैयारी करेंगे ना तो यहाँ पे इतना काला धन है, मतलब काला धन नहीं, ब्लैक मनी, अंडर टेबल वाला पैसा है, ऊपरी कमाई है। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, मैं तो ओपनली बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। भाई देखो यहाँ यहाँ लूटते हैं, अब तुम्हारी मर्जी लूटना नहीं लूटना, क्योंकि तुमको खुद को पता है कि ये करप्शन है। ऐसा नहीं कि तुमको पता ही नहीं है और मैं करप्शन प्रमोट कर रहा हूँ। कई बार मुझे कहे भी कि सर आप इतना ओपनली बोल देते, मैं क्या भाई दिल में है तो फिर बोलने में क्या ही जाता है। मतलब ये कहानी तो कुछ ऐसी हो गई ना कि मतलब मोहल्ले की गर्लफ्रेंड बना लिए और लोगों के डर से राखी बंधवा रहे हैं। अब राखी बंधवा लोगे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारी सोच उसके लिए बहन वाली हो जाएगी, रहेगी तो गर्लफ्रेंड वाली ही। तो दिल में अगर चल रहा है करप्शन, तैयारी करप्शन को माइंड में रख के कर रहे हो, तो फिर बोलने में क्या ही जाता है, इतना भी सही होने की क्या जरूरत है। तो खैर डिस्कशन आज इनके बारे में करेंगे। हो सकता है आप लोगों ने कहानी पढ़ लिया हो, पर थोड़ा मुझे मतलब अंदर से आ रहा था क्या, थोड़ा मुझे भी तो डिस्कशन करना चाहिए। इतना दिन से आरटीओ की बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट में आपको एक गुजरात की भी कहानी मैं बताऊंगा, हालांकि वो डिस्क्लोज नहीं हुई है, इंटरनल वाली कहानी है। तो चारों तरफ न्यूज इन्हीं का फैला हुआ है। भाई मुझे घर जैसा भी हो, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये जो सीटिंग दिख रही है ना आपको यार, मतलब खतरनाक चेयर है यार। एक आध चेयर हमें दे देते, मतलब भाड़ में जाए दुनिया, तुमको जो करना हो कर दो। और ये जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग वाले हैं ना, आजकल अलग ही ट्रेंड चल रहा है। ईडी वाले जाते हैं तो पैसे का ईडी बना देते हैं। ईओडब्ल्यू वाले जा रहे हैं तो ईओडब्ल्यू बना रहे हैं। मतलब ये अलग ही फेमस होने, इनको भी मतलब वो लत लग गई है फेमस होने वाली। खैर ये भी अपने मर्जी से नहीं गए थे, अभी पूरी कहानी आपको बताता हूं। पर गूगल पे जैसे ही आप सर्च करोगे भाई ना, संतोष पॉल एआरटीओ, गूगल भी कहता है कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूं कौन है। मतलब चारों तरफ उन्हीं भाई साहब का एकदम बोलबाला है। पैसा चाहे जितना भी कमाया हो, पर असली जो प्रॉपर्टी है वो अब मिली है, चारों जगह छप गया, मतलब चारों तरफ छप गया बंदा। खैर अगर इनकी कहानी के बारे में थोड़ा हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग है ये बहुत मेहनती लोग हैं और अचानक से गए इनके घर पे रेड किए और खूब पैसा इकट्ठा कर लिए। बहुत ईमानदार हैं, चाहे वो एंटी करप्शन वाले हों चाहे ये हों, ये साठ गार्ड करते हैं, जाके रेड करते हैं, कहेंगे बताओ कितना शेयर दोगे, अगर दे दोगे तो देखो मीडिया में कुछ नहीं जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, काम हमारा चल जाएगा। तो वो तो ऐसे ही गुल हो जाता है। नहीं तो आप बहुत जगह देखते होगे कि रेड पड़ी, करोड़ों रुपया निकले, और मतलब करोड़ों छोड़ो, मतलब उसमें 100,000 मल्टीप्लाई कर दो निकल दो, उसके बाद निकलने के बाद होता क्या उसका कुछ पता नहीं, कहाँ गया केस, कहाँ गई दुनिया, सब खत्म। कैसे खत्म हो जाता है भगवान जाने। तो अल्टीमेटली यहां पे मैटर क्या था, एक वकील थे राजा कुकरेजा, उन भाई साहब के बड़े भाई साहब ने एक कार खरीदी 90,000 की सेकेंड हैंड, पर उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो एक्सपायर हो गया। अब राजा कुकरेजा वकील थे तो उनको लगा कि भाई की मदद करते हैं, हम वकील हैं, जाएंगे थोड़े जुगाड़ लगाएंगे और री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आसानी से। गए एक क्लर्क के पास जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, और जबलपुर की बात है, यही वहां पे एआरटीओ थे। गए उसके पास, उसने कहा कि 20,000 रुपये लगेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे, री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वकील साहब को लग गया बुरा, वो गए एआरटीओ साहब के पास, उनको लगा कि एआरटीओ के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे और जो ये है सस्पेंड हो जाएगा। एआरटीओ साहब ने कहा कि देखो आप सही जगह आए हो, बिल्कुल गलत बात है, 20,000 नहीं लगेंगे, आपके लगेंगे 15,000। वकील साहब बोले कहाँ है कि आप अब डायरेक्ट हमको अप्रोच कर लिए हो ना, तो इसका जो 5,000 कमीशन होता है ये कट कर देते हैं, अब उसको नहीं देना पड़ेगा, अब हमको 15,000 दे दो। फिर वकील साहब ने कहा कि हम वकील हैं। उसने कहा वकील हो तो इससे क्या होता है,
तुम्हारे पास जाते तुम भी फी लेते हो ना, तुम भी घूस तो देते ही होगे इधर उधर करके, तुम भी तो केस का सेटलमेंट करते हो, वैसे सेटलमेंट यहां पे हो रहा है, पैसा तो देना पड़ेगा भाई। वकील साहब हो सकता है ऑनेस्ट हो या हो सकता है ईगो जग गया हो कि साला हम वकील हैं और हमसे भी पैसा ले रहा है, हम ही कानून फॉलो कराते हैं और हम ही को कानून का हुल दे रहा है। ये थोड़ा सा उनको बुरा लग गया। मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा, बोल रहे थे कि हमको बुरा लग गया, ईगो हर्ट हो गया। फिर कहा उन्होंने कि अब 20,000 रुपया तुमको तो नहीं देंगे। और भाई साहब ये भी मतलब शानदार आदमी थे, गए 50 RTI लगाया इन्होंने। और इनका कहना है कि जितना पैसा अभी EWS वालों ने बरामद किया, जितनी प्रॉपर्टी बरामद किया है, टोटल अभी 21-22 करोड़ की हो चुकी है। और कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा तो मैंने कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है विथ प्रूफ, जो RTI से आए हैं, इससे कहीं ज्यादा की प्रॉपर्टी है। इन्होंने कुछ एडिशनल नहीं किया, ऐसा कुछ ढूंढ के नहीं निकाला जिसके बारे में पता नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने सेट कर रखा है। आपको साइड में वो पेज भी नजर आ रहा होगा जो उन्होंने कोर्ट को सबमिट किया है। और ये जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं ना, इनका कहना है कि सबसे पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, फिर ये गए लोकपाल के पास, वहां एप्लीकेशन दिया कि देखिए आय से ज्यादा संपत्ति है इसके पास। वो भाई साहब कहे कुछ दिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट सब होने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई गई। फिर उन्होंने कहा कि लगता है कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में वो अपील करते हैं, कोर्ट से ऑर्डर आता है, स्पेशल कोर्ट EOW को जाके, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ऑर्डर देती है कि आप जाके इंक्वायरी करो, तब जाके इनके ऊपर रेड होती है। इतना आसान नहीं था इनकी प्रॉपर्टी को बाहर निकालना, होगा जैक होगा, पॉलिटिकल एंगेजमेंट होगी और लोगों की तरफ और लोगों के पास पैसा भेजा जाता होगा, तब जाके ये रेड करते हैं और ये सारा पैसा निकलता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले से बता दिया गया कि देखो रेड तो होने वाली है और ऑलरेडी तुम्हारी जो संपत्ति है RTI से इतना तो डिस्क्लोज हो चुकी है, तो हम रेड करेंगे, तो हमको भी तो कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, तो कुछ तुम शिफ्ट कर लो, कुछ हम पकड़ लेंगे, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी वकील साहब कह रहे हैं कि जितना ये पकड़े उससे कहीं ज्यादा का तो वो ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को। तो ये पूरी कहानी है। एक कहानी और आप जान लो कि ये जो भाई साहब है ना, ये अभी है 50 साल के, और ये बड़ा शानदार लगा यार, इसीलिए मैं कह रहा था कि मतलब मुझे फील हुआ कि यार मैं भी ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं, मतलब तैयारी भले ना कर रहे हैं, पर इनकी उम्र है 50 साल। 2012 में इन्होंने नौकरी स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 2012 में। मतलब हद हो गई नहीं, 2012 में टोटल नौकरी कितनी हुई भाई? 10 साल के आसपास की। मान लो ये 39 या 40 की एज में इनकी नौकरी लगी होगी। इन्होंने कहा कि भाई बहुत देर से नौकरी लगी है, अब पूरा वसूल करना है, और 10 साल में इन्होंने कई करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। इसके बाद जिए खाए भी होंगे। लोग कमाते हैं, खाने पीने में उनका पूरा खर्चा हो जाता है, और इन भाई साहब की तो जो चल अचल संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, उसका तभी खोजा जा रहा है कि कितना है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी कमा रखे हैं, और आप लोग को भी पता ही है कि मोटिवेशन ले रहे हो इन सारी चीजों से कि मतलब RTO में खूब पैसा, और है भी, मतलब दुनिया भर का सोर्स बना रखे हैं भाई। री रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइसेंस लेना है, परमिट देना है, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ओवरलोडिंग का पैसा। कंपनीज वालों से डील कर लेते हैं कि ठीक है एक दिन में आपके 50 ट्रक जाते हैं इस साइड में, देखो यहाँ पे चेक पोस्ट है, हमारी ड्यूटी है, ओवरलोडिंग करके ले जाओ या फिर ये करके ले जाओ, हमको एक ट्रक का 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये देते रहना। मतलब लाख लो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख डेली का एकदम कैश इकट्ठा करते हैं, वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं, कैश इकट्ठा करके झोले में भर के लाते हैं। गुजरात की जो मैं आपको कहानी बता रहा था, हालांकि ये ओरल कहानी है, मुझे पता नहीं कितना सही है। ये है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मुझे लगता है कि उस समय पे जो 2014 वाली बैच थी MBI और AMBI की, उनकी ज्वाइनिंग हुए कुछ 6 या 8 महीने हुए होंगे, एग्जैक्टली नहीं पता है, पर ऑन एन एवरेज ले लो आप 6-8 महीने, 1 साल, या फिर 2-4-10 महीने, जितना भी हुआ हो, वही नए वाली बैच थी। और उसमें से किसी की पोस्टिंग थी राजस्थान के बॉर्डर पे, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एक लोग मुझसे मिले, कह रहे थे एक बंदा है RTO है, अब ये नहीं पता वो RTO इंस्पेक्टर था या असिस्टेंट इंस्पेक्टर था, बट था गुजरात का ही, क्योंकि उस टाइम पे अपने को भी इतना आइडिया नहीं था RTO के बारे में, ना ही मैंने डिटेल पूछा। चैनल तो बाद में स्टार्ट किया, इसलिए इंफॉर्मेशन है RTO की, पर ये तो बात 2016 के आसपास की है। तो उन्होंने कहा कि उसके पास कैश अमाउंट है। मैंने कहा कितना? कि
1 करोड़ के आसपास। और डील हुई थी दोनों में कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है अगर उसमें एक्सचेंज कर लेते हैं 50% तो 20% पे डील हुई थी। हमसे बोले कि अगर आपको भी आना है तो आ जाइए, 10% आपको भी देंगे। हम कहे भैया हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं यार, इतना पैसा होगा तो हम उसको काहे देंगे, हमारा भला हो जाएगा। फिर मैंने कहा यार कि इतना पैसा बंदा वो क्या कमाया है खुद का या फिर घर और का है क्या? नहीं भाई, अभी ज्वाइनिंग हुई है, 8 से 9 महीना हुआ है। उसी ने मुझे बताया उस टाइम पे कि 8 से 9 महीना हुआ है, ज्वाइनिंग हुई है आरटीओ डिपार्टमेंट में और पोस्टिंग है राजस्थान के बॉर्डर पे। कह रहा था कि मतलब बिना मांगे भी फिक्स रहता है कि इतनी गाड़ी व्हीकल्स जाएंगी, ये जाएंगी और इतना पैसा आएगा। तो ऑलरेडी जो कैश होता है वो सब में, कहते हैं ना कि बेईमानी का धंधा बहुत ईमानदारी से चलता है, सब में बांटा जाता है। और ये भी बता रहे थे कि ऐसे जो पोस्ट होते हैं जहां पे ज्यादा पैसे आते हैं वहां पे पोस्टिंग के लिए भी खूब पैसा देना पड़ता है, या तो पैसा देना पड़ता है या तो फिर जैक लगाना पड़ता है। एक बात और है कि सस्पेंड भी होते हैं काफी सारे लोग, एसीबी वाले भी पीछे पड़े रहते हैं, बहुत सारे आरटीओ ऑफिसर। अभी तो थोड़े हो सकता है कम हो रहे हैं, पर इसके पहले बहुत ट्रेंड था कि ऐसा कहा जाता था गुजरात में कि अगर आप आरटीओ ऑफिसर हो तो एक बार तो सस्पेंड हो ही जाओगे। तो कहते हैं यार हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, जितना जॉब करके कमाएंगे उतना तो कुछ दिनों में कमा लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मजे में रहते हैं। बहुत सारे लोग सस्पेंड वाले भी मिल जाएंगे, आपके आसपास ढूंढोगे तो, जो आरटीओ में पहले थे सस्पेंड हुए। क्यों सस्पेंड हुए? क्योंकि करप्शन के चार्जेज हैं। और वो तो वही कहेंगे कि नहीं नहीं यार, हम तो एकदम गंगा जी में नहाए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, फंसाया गया हमको। सारे लोग यही कहते हैं कि हम इनोसेंट हैं, फंसाया गया है, हम ऐसा काम नहीं करते हैं, बाकी लोग करते हैं, हम तो चाहते ही नहीं कि ये सब हो। और मन में तो वही रहता है। इवन देख लो जो यूपीएससी वाले हैं उनकी क्या हालत होती है, जब सिलेक्शन होता है देश सेवा के लिए खूब ज्ञान पेलते रहते हैं कि देश सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, और पता चलता है कि इतना 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, इतना 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकली है। तो मतलब हाल वही है, चाहे हम माने ना माने, इंडोर्स करें ना करें, मगर मन में तो यही रहता है कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, नहीं तो फिर काहे तैयारी करते, काहे इतना मेहनत करते, लाखों का पैकेज छोड़ के आ जाते हैं सीएससी की तैयारी करने और कहते हैं कि देश सेवा के लिए आ रहे हैं। जी घंटा देश सेवा के लिए आ रहे हैं, देश सेवा होता तो देश आज यहीं पे रहता, आगे नहीं जाता। सारे लोग देश सेवा ही कर रहे हैं, पर देश सेवा खुद के सेवा के लिए कर रहे हैं कि उस देश सेवा से हमारा क्या भला होगा, वो पहले देख लो, बाकी बाद में देखेंगे कि लोगों का क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग ईमानदार हैं तभी बैलेंस भी बना हुआ है, पर जो ईमानदार है उनको तो बेचारों को दबा दिया जाता है, वो तो मीडिया में भी नहीं आ पाते हैं और पीछे भी उनकी कोई बात नहीं सुनता है। और जो बेईमान होते हैं मीडिया वाले, नेताजी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सब उन्हीं का होता है। पकड़े गए तो थोड़ा देर के लिए थू थू गालियां, नहीं पकड़े गए तो फिर माशाअल्लाह। तो चलिए, आपको जो करना होगा वो वही कहोगे, मैं फालतू का ज्ञान दूंगा कि नहीं करप्शन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। खत्म करते हैं। अब गुरुदेव के शरण में जाना है तो जा सकते हैं, नहीं जाना है तो ईमानदार भी रह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।